Welcome to all in our series of this Lerninger, and we are finally in our third chapter, that is amino acid and peptide and proteins. So, guys, keep supporting this, and we are going to cover each and every line of the complete book. So, let's get started with this. The topics which we have to discuss in this is amino acid, peptides, and protein, working in proteins and the covalent structure of proteins, and after that protein sequence and their evolution. So the word स्टार्टिंग में एक कोट दिया हुआ है जो वर्ड प्रोटीन है, जो ये जो साइंटिस्ट हैं जे जे बैरजिलस, उन्होंने जो प्रपोज किया है, ये इन्होंने लिखा है कि आई वुड विश टू डिराइव फ्रॉम प्रोटियोस बिकॉज इट अपेयर टू बी प्रिमिटिव एंड प्रिंसिपल सब्सटेंस ऑफ अम्यूनो न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट प्रिपेयर फॉर हर्बीवोरस and which later then furnished to the carnivores. So let's get started with this. Protein are the most abundant biological macromolecules occurring in all cells and all parts of cells. तो जो प्रोटीन्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं बायोलॉजिकल, और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं. प्रोटीन्स ऑल्सो अकर इन ग्रेट वेराइटी, ये बहुत वेराइटीज़ में होते हैं. जो प्रोटीन्स होते हैं, thousands of different kinds ranging in size from relatively small peptides to huge polymer with molecular weight in the millions may be found in a single cell. तो प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत थाउजेंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. इनका जो साइज़ होता है वो स्मॉल से बहुत ह्यूज पॉलीमर्स तक होता है और चेंज होते रहता है. जो इनका मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मिलियंस में होता है और ये एक सिंगल सेल में हमको मिल जाते हैं. Moreover, proteins exhibit enormous diversity of biological function and are the most important final product of the important pathways discussed in third part of this book. जो प्रोटीन होते हैं बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, जो फंक्शंस होती हैं उनमें, और इनका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इन्फॉर्मेशंस देने के लिए पाथवेज़ की, जो हम आगे थर्ड पार्ट में इसी बुक के हम डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रोटीन्स आर द मोलिकुलर इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड. तो प्रोटीन्स, ऑब्वियसली प्रोटीन एट द एंड ऑफ द डे प्रोटीन ही है जो क्या है, इन्फॉर्मेशन मतलब जो एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो रिलेटिवली सिंपल मोनोमर्स सब यूनिट्स प्रोवाइड द की टू द सबस्ट्रेट टू द स्ट्रक्चर ऑफ द थाउजेंड ऑफ डिफरेंट प्रोटीन. तो ये बात है कि जो रिलेटिवली जो सिंपल जो मोनोमरिक सब यूनिट्स होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं हमको की स्ट्रक्चर किसका, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स का. ऑल प्रोटीन्स वेदर फ्रॉम द मोस्ट ancient lines of bacteria or from the most complex forms of life are constructed from the same ubiquitous set of 20 amino acids. तो जितने भी प्रोटीन्स हैं जो हमारे एंशियंट प्रोटीन्स रहे हैं बैक्टीरिया के भी, और जो बहुत मोस्ट कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स हुई हैं उनके भी जो प्रोटीन्स हैं वो इन 20 अमीनो एसिड से क्या है, बने हुए हैं. कोवलेंटली लिंक्ड एंड कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टरिस्टिक लीनियर सीक्वेंसेस, मतलब अलग अलग पैटर्न्स, अलग अलग सीक्वेंस में जुड़ा के ये अलग अलग क्या है, प्रोटीन्स बनाते हैं. बिकॉज ईच ऑफ दीज अम्यूनो एसिड हैज़ अ साइड चेन, क्योंकि हर एक अम्यूनो एसिड के पास क्या है, एक साइड चेन प्रेजेंट है जो कि एक अलग केमिकल प्रॉपर्टीज शो कर रही है. This group of 20 precursor molecule may be regarded as the alphabets in which the language of protein structure is written. तो हम ये कह सकते हैं जो 20 precursor molecules हैं जो हमें मतलब जो अल्फ़ाबेट्स में हमें गिवन है प्रोटीन की लैंग्वेजेस में, वो कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. सो व्हाट इज़ मोस्ट रिमार्केबल इज़ दैट सेल्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन विथ स्ट्राइकिंगली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. तो जो प्रोटीन्स होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ में क्या है या एक्टिविटीज़ में हमें मिल सकते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. इन्हीं 20 जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस और सीक्वेंस जो होते हैं वो जुड़ा के. सो फ्रॉम दीज बिल्डिंग blocks different organism can make such widely diverse products of enzymes.
तो अब ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, वो बहुत डाइवर्स प्रोडक्ट बनाते हैं। वो डाइवर्स प्रोडक्ट क्या होते हैं? वो एंजाइम्स हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, या ट्रांसपोर्टर्स हो सकते हैं, मसल्स फाइबर्स हो सकते हैं, जो लेंस होता है प्रोटीन में वो हो सकते हैं, फीडर, स्पाइडर की वेब, राइनोस का हॉर्न, मिल्क का प्रोटीन, एंटीबायोटिक, मशरूम का पॉइजन, मेराइड, अदर सब्सटेंस हैविंग डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटीन्स हैं। अमंग these proteins product the enzyme are the most varied and specialized। इन सभी एंजाइम के जो प्रोडक्ट, मतलब जो प्रोटीन के जो प्रोडक्ट हैं, इनमें सबसे ज़्यादा वेरिएबल और स्पेशलाइज्ड जो होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स। सो वर्चुअली ऑल सेलुलर रिएक्शन आर कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम्स। तो वर्चुअली यानी कि इमेजिनेशन में जितने भी सेल की रिएक्शंस हैं वो सब एंजाइम ही कैटेलाइज करते हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर द टॉपिक्स ऑफ दीज एंड नेक्स्ट 3 चैप्टर। तो अब जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद के जो 3 चैप्टर हैं कंसिक्वेंटली, उन सब में भी हम यही डिस्कस करने वाले हैं। सो वी बिगिन विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द फंडामेंटल केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अम्यूनो एसिड, पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स। तो धीरे धीरे हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो बेसिक से हम चल रहे हैं बिल्कुल। सबसे पहले हम प्रोटीन्स पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम अम्यूनो एसिड्स पढ़ रहे हैं। तो जो प्रोटीन का आर्किटेक्चर जो हो रहा है वो अम्यूनो एसिड्स को ही जोड़ जोड़ के हो रहा है। तो प्रोटीन्स बेसिकली होते कुछ नहीं है, पॉलीमर्स होते हैं इन्हीं अम्यूनो एसिड के। ये जो ईच अम्यूनो एसिड रेसिड्यू जॉइंस टू इट्स नेबर बाय अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। अमीनो एसिड एक दूसरे से ज्वाइन कैसे हो रहे हैं? मतलब जो उनके नेबर स्पेसिफिक टाइप के अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना बना के ज्वाइन हो रहे हैं। The term residue reflects the loss of the element of water when one amino acid is joined to the other। तो ये जो रेसिडुअल इफेक्ट है ये हमें तब मिलता है जब एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से ज्वाइन कर रहा है तो कुछ एलिमेंट वाटर का क्या है? रिमूव होता है। प्रोटीन कैन बी ब्रोकन डाउन। प्रोटीन को हम तोड़ सकते हैं, यानी इस प्रोटीन को तोड़ने की जो प्रोसेस होती है वो हाइड्रोलाइज्ड होती है, ठीक है। टू देयर कंस्टिट्यूएंट अम्यूनो एसिड, हम उनको कंस्टिट्यूएंट अम्यूनो एसिड में तोड़ सकते हैं बाय अ वेराइटी ऑफ मैथड्स। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मैथड्स हैं। द अर्लीस्ट स्टडी ऑफ प्रोटीन नेचुरली फोकसेस ऑन द फ्री अम्यूनो एसिड डिराइव्ड फॉर्म। तो पहले की जो मतलब पहले हम जो प्रोटीन पढ़ रहे हैं हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वो किस फ्री अम्यूनो एसिड की डेरिवेटिव है। सो 20 डिफरेंट अम्यूनो एसिड आर कॉमनली फाउंड इन प्रोटीन। तो 20 क्या है अम्यूनो एसिड जो हमें कॉमनली प्रोटीन में मिल रहे हैं। जो पहला डिस्कवर्ड है वो है एस्पार्जीन, जो कि 1806 में डिस्कवर हुआ। और जो लास्ट है जिसका नाम है थ्रियोनाइन, जो कि हमें मतलब जो कि जो आइडेंटिफाई 1938 तक नहीं हुआ था, बट वो लास्ट अमीनो एसिड है जो कि आइडेंटिफाइड हुआ है और वो है थ्रियोनाइन। ऑल द अमीनो एसिड हैव ट्राइवलर और कॉमन नेम्स। तो अमीनो एसिड्स के कॉमन नेम्स होते हैं कुछ कुछ। इन सम केसेस डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स फ्रॉम विच दे वर फर्स्ट आइसोलेटेड। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो ये अमीनो एसिड है इनके जो नाम हैं ये दिए जाते हैं कि कुछ केसेस में क्या होता है, ये जो सोर्स होते हैं ये पहले हम मतलब जो कॉमन नेम्स हैं हमने अम्यूनो एसिड को इस तरीके से दिए कि वो हमने किस सोर्स से आइसोलेट किए हैं। तो जैसे पहला हमने जो एस्पार्जीन हमने जो पहले हमें मिला था वो हमें एस्पार्गस से मिला था, एस्पारेगस से मिला था, ठीक है। ग्लूटामेट हमें वीट की जो ग्लूटन होती है उससे मिला। फिर उसके बाद टाइरोसिन हमें मिला चीज़ से। तो ग्रीक में चीज़ को टाइरोस कहते हैं तो उसको नाम दे दिया टाइरोसिन। ग्लाइसिन हमको ग्लाइकोस यानी कि स्वीट टेस्ट है इसीलिए इसका नाम ग्लाइसिन दे दिया। तो इनका नामकरण इस प्रकार हुआ। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ अम्यूनो एसिड शेयर कॉमन स्ट्रक्चर फीचर्स। बचपन से पढ़ रहे हैं, मतलब 11th क्लास की बायोकेमिस्ट्री से हम ये पढ़ते आ रहे हैं स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर बेसिकली अगर मैं बताऊं तो क्या है, एक कार्बन है, उससे एक NH2 ग्रुप ऐड है, एक COH ग्रुप ऐड है,
एक हाइड्रोजन ग्रुप ऐड है और ये जो आर चेन है ये चेंज होती रहती है किसी, जिसमें जैसे एक में ये H प्रेजेंट है तो ये सिंपलेस्ट अम्यूनो एसिड हो गया ग्लाइसिन। अगर फिर इसके बाद ये जो है यहाँ पे CH3 ग्रुप आ गया तो ये एक अलग अम्यूनो एसिड हो गया। फिर एक CH3, मतलब इस तरीके से ये जो है ये अम्यूनो एसिड का जो क्या है स्ट्रक्चर है ये इसी साइड चेन पे R ग्रुप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें। उसके बाद हमें ये बताया है कि ये जो R ग्रुप है इसी के स्ट्रक्चर, साइज और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से अम्यूनो एसिड की सोल्यूबिलिटी इन्फ्लुएंस होती है। यानी कि जो इस अगर R सोल्यूबल है तो अम्यूनो एसिड भी सोल्यूबल होगा पानी में। इन एडिशन ऑफ दीज 20 अमीनो एसिड देयर आर लेस कॉमन वंस। इसके अलावा मतलब ये जो 20 अमीनो एसिड तो कॉमन है, इसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं वो कॉमन नहीं होते। Some are residual modification after a protein has been synthesized। जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो गया और जो रेसिड्यू बच गया उसका बचे हुए जो अमीनो एसिड फाउंड होते हैं या तो वो होते हैं। अदर्स आर अमीनो एसिड प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट एज कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा जो अमीनो एसिड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं वो कंस्टिट्यूएंट्स नहीं होते प्रोटीन के। सो द कॉमन अम्यूनो एसिड ऑफ प्रोटीन हैव बीन असाइंड 3 लेटर एब्रीवेशंस एंड 1 लेटर सिंबल्स। तो ये 3 लेटर के एब्रीवेशंस हैं। देख लो यहाँ पे हमें जनरल जो स्ट्रक्चर दिया अम्यूनो एसिड का, इसमें क्या है ये आर जो ग्रुप है और जो साइड चेन है वो इस तरीके से अटैच्ड है इसमें। तो हमारे पास ये जो शॉर्टेंड है जो इंडिकेट कर रहा है हमको कंपोजिशन और सीक्वेंस अमीनो एसिड के पॉलीमराइज प्रोटीन की। हमारे पास 2 कन्वेंशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन में कार्बन के अमीनो एसिड की। अ पार्टिकल दैट कैन बी कंफ्यूजिंग, तो ये जो है ये कंफ्यूजिंग हो सकता है। द एडिशनल कार्बन in an R group are commonly designated beta, alpha, गामा, ईटा एंड सो फोर्थ। इस तरीके से इनको हम R ग्रुप को हम नाम दे देते हैं कि जितने जितने कार्बन उसमें प्रेजेंट हैं उस हिसाब से उनको अल्फा बीटा ये सब दे दिया। स्टार्टिंग होती है अल्फा कार्बन से और आगे को फिर हम प्रोसीड करते रहते हैं। फॉर मोस्ट अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कार्बन एटम आर सिंपली नंबर फ्रॉम वन एंड giving highest priority C1 to the carbon with substituent containing the atoms of highest atomic number. Within these later conventions हमको C2 दिया हुआ है, तो ये है लाइसिन है। अल्फ़ा दे दिया पहला, फिर बीटा, फिर गामा, फिर ईटा, फिर एप्सिलॉन। इस तरीके से इनको नाम दे देते हैं हम। तो ये लाइसिन का स्ट्रक्चर है। तो ये जो कॉमन अम्यूनो एसिड होते हैं ग्लाइसिन के अलावा उनमें अल्फ़ा कार्बन जो होता है वो प्रेजेंट होता है और फिर वो मतलब 4 डिफरेंट ग्रुप से बाउंडेड होता है। तो ग्लाइसिन बेसिकली एक कायरल कार्बन नहीं है, ठीक है। तो अल्फ़ा कार्बन एक कायरल सेंटर होता है। ग्लाइसिन के केस में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है बिकॉज द टेट्राहाइड्रल अरेंजमेंट ऑफ अल्फ़ा कार्बन यूनिक स्पेशल अरेंजमेंट। तो कायरल यही होते हैं कि मतलब उनके एक कायरल कार्बन के चारों साइड अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये एक कायरल कार्बन है, ये अल्फ़ा वाला एक कायरल कार्बन है, ठीक है। कायरल है ये। तो अभी जो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस होती हैं वो होती हैं एनेंटियोमर, ठीक है। और ये स्टीरियो आइसोमर्स की क्लास होती है। और ये जो जितने भी कायरल सेंटर्स होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और ये क्या करते हैं, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है उसको रोटेट करने का काम करते हैं। We have special nomenclature has been developed to specify the absolute configuration। तो ये जो absolute configurations होती हैं उनको स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास absolute configuration होता है, जिसमें कि जो 4 substituents हैं वो होते हैं एक asymmetrical कार्बन के। The absolute configuration of simple sugars and amino acid are specified by D and L, D, L system। तो ये जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है
सिंपल शुगर्स के या फिर अम्यूनो एसिड के, वो डी ऑल एल सिस्टम से हम मतलब हम स्पेसिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ 3 कार्बन शुगर। तो ये जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है 3 कार्बन शुगर की, जैसे कि हमने ग्लिसरल्डिहाइड लिया, तो ये कन्वेंशन जो था वो एम.एल. फिशर ने प्रपोज किया था। तो जो फिशर है, फिशर को ये पता था कि जो ग्रुप्स हैं, what group surrounded the asymmetric carbon of glyceraldehyde but had to guess at their absolute configuration. His guess was later confirmed by X-ray diffraction analysis. तो अब ये जो एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन है, मतलब वो कंफर्म हुआ था एक्सरे डिफ्रैक्शन के एनालिसिस से। सो फॉर ऑल chiral compounds, stereomers having a configuration related to that of L-glyceraldehyde are designed L. तो जो ग्लिसरल्डिहाइड है जिसमें जो एल कन्फिगरेशन डिज़ाइन हुआ है, दैट्स इन एल। और जो स्टीरियो आइसोमर है जो रिलेटेड होता है डी ग्लिसरल्डिहाइड से, वो डी डेस्टिनेटेड होता है, ठीक है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल alanine are matched with those of L-glyceraldehyde by align, those that can be interconverted by simple one-step chemical reaction. तो ये जो इंटर कन्वर्शन होता है एक सिंपल सिंपली ये एक स्टेप में हो जाता है केमिकल रिएक्शंस के। Thus, the carboxylic group of L-alanine occupy the same position about the chiral carbon as does the aldehyde group of L-glyceraldehyde, because an aldehyde is readily converted to a carboxylic group via one-step oxidation. तो ये जो एल ग्लिसरल्डिहाइड है, ये एक स्टेप के ऑक्सीडेशन से रेडिली कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। Historically, the similar L and D destinations were used for levorotatory, that is rotating light to left, and dextrorotatory, that is rotating light to right. However, not all L amino acid are levorotatory, and the convention, that is 3.3 figure और 4 figure में हमें दिया हुआ है, ठीक है। जितने भी एल अम्यूनो एसिड होते हैं वो लिवोरोटेटरी होते हैं। तो हमको ये वी वाज नीडेड टू अवॉइड पोटेंशियल एम्बिग्यूटीज अबाउट एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन। बाय फिशर कन्वेंशन एल और जो डी है वो रिफर होते हैं ओनली टू एब्सोल्यूट कन्फिगरेशन ऑफ द 4 सब यूनिट्स अराउंड अ काइरल कार्बन। तो ये जो होती हैं ये ऑप्टिकली क्या है, ऑप्टिकली मतलब जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो नहीं चेंज हो रही, बट अनदर सिस्टम ऑफ स्पेसिफाइंग कन्फिगरेशन अराउंड द काइरल सेंटर। तो और दूसरा एक जो स्पेसिफाई करने का कन्फिगरेशन को जो दूसरा सिस्टम है वो है आरएस सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, जो सिमेट्रिकल नॉमेनक्लेचर होता है ऑर्गेनिक केमिकल्स का, वो डिस्क्राइब हमने किया हुआ है इन कन्फिगरेशन से, जो मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूल्स के साथ होते हैं एक से ज़्यादा जो जिनमें काइरल सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। तो 2 तरीके के सिस्टम्स हैं, एक हो गया हमारा लीवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला, और दूसरा होता है आरएस सिस्टम। तो हमारे पास यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स दिए हुए हैं हमें। स्टीरियो आइसोमर्स है मतलब कि ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं, ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन ये है क्या सेम, तो ये एलेनिन है, ये भी एलेनिन है, बट वो लीवोरोटेटरी है और वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। और ये जब दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती हैं तो इसको हम एनेंटियोमर्स कहते हैं। इसके अलावा 2 डिफरेंट कन्वेंशंस फॉर शोइंग configuration in space of stereoisomers is perspective formulas। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एक सॉलिड विज शेप्ड जो बॉन्ड है वो हमें प्रोजेक्टेड है एक प्लेन पेपर में, मतलब उसमें डैश बॉन्ड्स होते हैं जो ये मतलब दिखा रहे हैं कि ये इसके पीछे साइड प्रेजेंट है, ये जो डैश बॉन्ड्स हैं। बस यही है इसमें, ये हमने बचपन में 11th की क्लास में भी बहुत डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th में।
ट्वेल्थ में आई गेस, ट्वेल्थ में भी है। सो उसके बाद जो स्टेरिक रिलेशनशिप्स हैं स्टीरियो आइसोमर्स की, एलेनिन की, एब्सोल्यूट एल और डी कन्फिगरेशन। तो ये एलेनिन दिया है हमें, ये ग्लिसरल्डिहाइड दिया है, तो दिस इज एट। देन वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द अम्यूनो एसिड रेसिड्यू इन प्रोटीन आर एल स्टीरियोआइसोमर्स। तो जितने भी अम्यूनो एसिड के रेसिड्यूज होते हैं एक प्रोटीन में, वो एल स्टीरियोमर्स से बने हुए होते हैं, यानी कि वो एल स्टीरियोमर्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? तो नियरली ऑल बायोलॉजिकल कंपाउंड्स विद कायरल सेंटर अकर नेचुरली इन ओनली वन स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म। तो ये जितने भी कायरल सेंटर हैं ये क्या है, ये मतलब नेचर में ये एक स्टीरियो आइसोमर की फॉर्म में है, या तो वो डी होगा या तो वो एल होगा। तो ये जो अम्यूनो एसिड रेसिड्यू है इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का, एक्सक्लूसिवली जो एल स्टीरियोमर्स है, तो जो डी अम्यूनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं वो हमें हैव बीन फाउंड ओनली इन फ्यू। तो हमें ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ये हमको बहुत कम जो है मतलब मिलता है। जनरली स्मॉल पेप्टाइड्स, जो स्मॉल पेप्टाइड्स होती हैं, इंक्लूडिंग सम पेप्टाइड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल एंड सर्टेन पेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। इसमें वो वाली पेप्टाइड्स भी इन्वॉल्व हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं, और कुछ जो हैं वो पेप्टाइड जो कि एंटीबायोटिक्स में होती हैं प्रेजेंट। It is remarkable that virtually all amino acid residue in protein are L stereoisomers. तो ये मतलब ये बहुत एक रिमार्केबल चीज़ है कि जितने भी एल स्टीरियोमर्स होते हैं वो सब के सब जो हैं वो मिलते हैं प्रोटीन में। When chiral compounds are formed by ordinary chemical reaction, जब ये जो कायरल कंपाउंड्स हैं ये हमने ऑर्डिनरी कोई केमिकल रिएक्शन की उसमें हमें मिल रहे हैं, सो द रिजल्ट इज़ अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ डी एंड एल आइसोमर्स। तो अब इसका जो रिज़ल्ट है, ये जो रेसिमिक मिक्सचर है, इसका जो रिज़ल्ट है वो डी और एल आइसोमर्स में होता है, विच आर डिफ़िकल्ट फॉर केमिस्ट टू डिस्टिंग्विश एंड सेपरेट। तो अब ये बहुत मुश्किल, क्योंकि रेसिमिक मिक्सचर से डी और एल को सेपरेट करना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क। बट टू अ लिविंग सिस्टम डी एंड एल आइसोमर्स आर एज डिफरेंट एज द राइट एंड द लेफ्ट हैंड। लेकिन अब अगर हम लिविंग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो है डी और एल फॉर्म्स की सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, बहुत अलग अलग है वो उनके लिए। जैसे हमारा राइट और लेफ्ट हैंड है, वैसे ही वो enantiomers भी डिफरेंट है। सो द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल रिपीटिंग substructures in protein generally requires that their constituent amino acid be one of stereochemical series। तो जनरली ये चीज़ चाहिए होती है कि जो अम्यूनो एसिड की कंस्टिट्यूएंट है वो एक क्या है, स्टीरियोकेमिकल की सीरीज़ में चाहिए होती है। तो सेल्स आर एबल टू स्पेसिफिकली सिंथेसाइज द एल आइसोमर्स। तो अब ये जो सेल्स होती हैं ये मतलब ये हमको क्या है, ये हमको स्पेसिफिकली हमें सिंथेसाइज करना है इनका एल आइसोमर्स को, अम्यूनो एसिड्स का, बिकॉज द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स आर एसिमेट्री। क्योंकि जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की वो एसिमेट्रिक होती है। कजिंग द रिएक्शन दे कैटेलाइज टू बी स्टीरियो स्पेसिफिक, और ये रिएक्शन फिर क्या हो गई, एक स्टीरियो स्पेसिफिक हो गई। तो सिर्फ एल आइसोमर्स जो होते हैं वो हमें मतलब वो जो है वो सिर्फ एक्टिव एंजाइम्स के साइड में जाके जुड़ सकते हैं, इसीलिए ये यही होते हैं। तो हमें एक पहले टेबल दी हुई है, इस टेबल में क्या है, हमें दिया है प्रॉपर्टीज़ और कन्वेंशंस दिए हुए हैं हमें एसोसिएटेड हैं जो अम्यूनो एसिड जो हमें हमारे प्रोटीन में मिलते हैं उनसे। तो अब ये जो नॉन पोलर एलिफेटिक है, यानी कि ये इनमें पोल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये दीज आर नॉन पोलर अम्यूनो एसिड। तो इनके जो आर ग्रुप हैं वो अब हमें दिए हुए हैं, ये है ग्लाइसिन, एलेनिन, प्रोलीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन एंड मिथियोनाइन। तो इनके एब्रीवेशंस दिए हुए हैं हमें GAPVLI, मैट का M, और इनके जो 3 शब्द वाले नाम है वो ये हैं। अब थोड़ा ध्यान रखने वाला ये है कि ट्रिप्टोफान का W होता है, टायरोसिन का Y होता है, फिनाइलएलेनिन का F होता है, ठीक है। पोलर और चार्ज्ड
तो ये तो सब सेम है, लेकिन ग्लूटामाइन का Q होता है, एस्पार्जिन का N होता है, और लाइसिन का K होता है, हिस्टिडीन का H होता है, अर्जिनिन का R होता है, एस्पार्टेट का D होता है और ग्लूटामेट का E होता है। तो pKa वैल्यू भी दी हुई है इनकी अलग अलग। So this is how it is. Then we have the next, which is amino acid can be classified by R groups. R group. तो अब एक अम्यूनो एसिड है, हम उसको R ग्रुप से क्लासीफाई कर सकते हैं। Knowledge of the chemical properties of the common amino acid is centered to an understanding of biochemistry. तो अब ये जो नॉलेज है किस चीज़ की, ये जो नॉलेज है हमारी इनकी प्रॉपर्टीज़ की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अम्यूनो एसिड की, वो इस बात पे सेंटर्ड है कि हमारी जो बायोकेमिस्ट्री की नॉलेज है वो हमें कितनी है। द टॉपिक कैन बी सिंप्लीफाइड बाय ग्रुपिंग द अम्यूनो एसिड इनटू 5 मेन क्लासेस। तो अब हमने क्या किया, इन अम्यूनो एसिड को 5 मेन क्लासेस में डिवाइड कर दिया, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं आर ग्रुप की, उसके बेसिस पे। इन पर्टिकुलर देयर पोलैरिटी, उनकी पोलैरिटी के बेसिस पे, या फिर जो उनकी टेंडेंसी होती है वाटर के साथ इंटरैक्ट करने की एक बायोलॉजिकल पीएच में। सो द पोलैरिटी ऑफ आर ग्रुप वेरीज वाइडली। तो ये जो आर ग्रुप की जो पोलैरिटी होती है बहुत ज़्यादा वाइडली क्या करती है, ये वेरिएबल होती है, वेरी करती है। फ्रॉम नॉन पोलर एंड हाइड्रोफोबिक, जो नॉन पोलर होते हैं और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं यानी पानी से दूर भागने वाले होते हैं, उनसे लेकर के जो हाईली पोलर होते हैं, हाईली पोलर मतलब जो पोलर होते हैं और जिनमें जो वाटर सोल्यूबल होते हैं। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द 20 कॉमन अम्यूनो एसिड्स आर शोन इन 3-5, मतलब जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमको यहाँ पे शोन है इस टेबल में, ठीक है। और नीचे एक टेबल आएगी इसमें, तो हमें देखना है कि सम ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ जो हमें ऊपर वाली टेबल में हमने पढ़ ली, तो ये जो उसकी पोलैरिटी है, साइज़ है, शेप है, उसके बेसिस पे है। जो नॉन पोलर और एलिफेटिक आर ग्रुप्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जो आर ग्रुप्स हैं उनकी जो क्लास है अम्यूनो एसिड की वो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब कि पानी से दूर भागने वाली है। सो द साइड चेन ऑफ एलिनीन, वैलीन एंड ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन टेंड्स टू क्लस्टर टुगेदर विद इन प्रोटीन। तो अब ये जितने भी चेन्स होती है, जैसे एलिनीन हो गया, वैलीन हो गया, ल्यूसीन हो गया, ये सारी की सारी एक साथ क्लस्टर में होती हैं, ठीक है, और एक प्रोटीन के अंदर। सो स्टेबलाइजिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन। और ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जो ग्लाइसिन होता है उसका स्ट्रक्चर सबसे सिंपल होता है। अभी हम जब उसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लाइसिन जो होता है वो सबसे सिंपल होता है। इसमें जो आर ग्रुप है उसकी जगह पे सिर्फ एक एच बॉन्ड, मतलब एक एच ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑल्दो इट इज़ फॉर्मली नॉन पोलर, ये ग्लाइसिन नॉन पोलर होता है। इट्स वेरी स्मॉल साइड चेन मेक्स नो रियल कंट्रीब्यूशन टू हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। और इसकी जो नॉन पोलर चेन है वो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन में कुछ खास रोल प्ले नहीं करती है। उसके बाद मिथियोनाइन की जब हम बात करते हैं, तो जो मिथियोनाइन होता है उसमें 2 सल्फर प्रेजेंट होता है, मतलब इट इज़ एन 2 सल्फर कंटेनिंग अम्यूनो एसिड and has a non-polar thioether group in its side chain। और इसकी जो साइड चेन है मिथियोनाइन की, उसमें क्या है, दो नॉन पोलर ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं। एथर के 2 नॉन पोलर ग्रुप्स भी प्रेजेंट हैं। आफ्टर दैट वी हैव प्रोलीन। प्रोलीन जो होता है, प्रोलीन क्या है, प्रोलीन की जो एलिफेटिक जो साइड चेन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, मतलब डिस्टिंक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये है प्रोलीन। तो इट्स एन साइक्लिक स्ट्रक्चर। आफ्टर दैट वी हैव द जो प्रोलीन है इसमें जो इमो ग्रुप है, जो सेकेंडरी अम्यूनो है, दैट इज अम्यूनो ग्रुप ऑफ प्रोलीन रेसिड्यू इज हेल्ड इन rigid conformation that reduces the structural flexibility of polypeptide region of
रीजन्स कंटेनिंग प्रोलीन। तो अब जो ये है इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब जब हमने पहला जो टॉपिक पढ़ा था ना, जिसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमने देखा प्रोलीन। प्रोलीन में क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। मिथ्योनाइन में एक सल्फर प्रेजेंट है, ठीक है। मिथ्योनाइन में एक सल्फर प्रेजेंट है, इस तरीके से है। देन मूविंग टूवर्ड्स एरोमेटिक आर ग्रुप्स। अब वो ग्रुप जो कि जो कि एरोमेटिक आर ग्रुप्स हैं, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनाइन मतलब टाइरोसिन एंड ट्रिप्टोफान। तो ये जो एरोमेटिक आर ग्रुप्स हैं, ये तीन तीन इसमें दिए हुए हैं। एक तो फिनाइल एलेनिन हो गया, दूसरा टाइरोसिन हो गया, और तीसरा हो गया ट्रिप्टोफान। With their aromatic side chain are relatively non-polar, that is hydrophobic. तो इनकी जो साइड चेन होती है वो रिलेटिवली नॉन पोलर होती है, और क्या होती है? मतलब हाइड्रोफोबिक होती है। सो ऑल कैन पार्टिसिपेट इन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। तो ये सभी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। जो इनका हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है टाइरोसिन का, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है, और इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप होता है ये कुछ एंजाइम्स के लिए। जो टाइरोसिन होते हैं और जो ट्रिप्टोफान होते हैं आर सिग्निफिकेंटली मोर पोलर देन फिनाइलएलेनिन। तो ये बहुत ज़्यादा टाइरोसिन और ट्रिप्टोफान बहुत ज़्यादा पोलर होते हैं, ठीक है, फिनाइलएलेनिन से, बिकॉज ऑफ टाइरोसिन हाइड्रोफोबिक ग्रुप द नाइट्रोजन ऑफ द ट्रिप्टोफान आई इंडोल ग्रुप। तो देख लेते हैं पहले हम, ये है फिनाइलएलेनिन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? एक CH2 ग्रुप है और यहाँ पे एक चेन बेंजीन की जुड़ी हुई है। टाइरोसिन में क्या है? यहाँ पे OH, इसी चेन में OH हमने ऐड कर दिया आगे। और ट्रिप्टोफान में क्या है कि एक मतलब इन IMO ग्रुप आके ऐड हो जाता है। जो ट्रिप्टोफान है और टाइरोसिन है, एंड टू बी अ मच लेसर एक्सटेंट फिनाइलएलेनिन एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट लाइट। तो जो ट्रिप्टोफान होता है और जो टाइरोसिन होता है वो मतलब कुछ एक्सटेंट तक, मतलब फिनाइलएलेनिन के कंपैरिजन में कम, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक ये क्या कर सकते हैं? ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दिस अकाउंट फॉर द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय मोस्ट प्रोटीन एट अ वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर। तो ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो अब्जॉर्प्शन है इस वेवलेंथ का, मोस्ट प्रोटीन्स में ये 280 नैनोमीटर के होते हैं। तो एक जो प्रॉपर्टी होती है इनकी एक्सप्लॉइट करने की, जो रिसर्चर्स ने की, उससे क्या कर सकते हैं? हम एक कैरेक्टराइजेशन कर सकते हैं प्रोटीन्स का। देन हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप जो आ रहा है वो है हमारे पास पोलर और अनचार्ज आर ग्रुप, ठीक है।